हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। आपको पता है हमारे इंस्टीट्यूट ने एक इंपॉर्टेंट सीरीज चलाया है 71 क्वेश्चन फॉर 71st बीपीएससी मेंस। उसी में आज हम क्वेश्चन 7 करेंगे और जो टॉपिक है ब्रिक्स। क्यों ब्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट है? अगर आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा पूछा जाता है। अभी डीएसओ का पेपर हुआ है, उसमें G20 पूछा गया है। वाई ब्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि 2026 का जो समिट है वो भारत में होने वाला है और ब्रिक्स बहुत न्यूज में रहता है रिगार्डिंग देयर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ग्लोबल गवर्नेंस या वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। अगर ये सब पॉइंट्स को आप ध्यान से देखिएगा तो ब्रिक्स इज वन ऑफ द इमर्जिंग प्लेटफॉर्म फॉर द ग्लोबल गवर्नेंस। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। यूएसए के द्वारा जो सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं उसको लेकर ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना और इंडिया का न्यू अलाइनमेंट थ्रू ब्रिक्स प्लेटफॉर्म, रसिया का स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद इंडिया फिर से रीइमर्ज हुआ है। ये सब एक इंपॉर्टेंट डायरेक्शन में जा रहा है फॉर द बीपीएससी में सवाल आने का। तो हमें देखना है, अगेन वही अप्रोच रहेगा क्वेश्चंस फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर, बॉडी, इंट्रोडक्शन कैसे होगा, उसमें हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे एंड थ्रू दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो लेट्स सी क्वेश्चन कैसा आ सकता है यहाँ पे। ब्रिक्स एक्सपेंशन, अगर हम ब्रिक्स एक्सपेंशन हैज इनहांस्ड इट्स जियोपॉलिटिकल वेट बट diluted its internal coherence, critically evaluate in context of recent debates within BRICS। तो ये ब्रिक्स का क्वेश्चन है, शॉर्ट हो या लॉन्ग, आ सकता है इसी पैटर्न में। तो हमें यहां पे कुछ कीवर्ड्स को समझना होगा कि जियोपॉलिटिकल वेट की क्यों बात कर रहे हैं, इंटरनल कोहेरेंस क्या है और क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है रिगार्डिंग द रिसेंट जो भी डिबेट्स चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में या ब्रिक्स को लेकर। तो इसलिए हम इस पे सारा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा फैक्चुअल पॉइंट तो समझना ही होगा। अगर हम ब्रिक्स को बात करें तो आपको पता जुलाई 2006 में BRIC, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, ये ग्रुपिंग ऑर्गेनाइजेशन बना। फिर आने वाले समय में साउथ अफ्रीका जब ऐड हुआ तो इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। उसके बाद इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिला। 2015 में फोर्टलेजा डिक्लेरेशन हुआ जिसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक का एंट्री। तो वो एंट्री क्यों हुआ? उसको फिनेंशियल सॉवरेनिटी देने के लिए, क्योंकि हम इसे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते थे, मल्टीपोलर ऑर्डर बनाना चाहते थे। उसमें हमें चाहिए था कि हम वेस्टर्न डोमिनेंस को काउंटर कर सके। इसे काउंटर करने के लिए हमें जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन इन्फ्लुएंस थे उसको भी काउंटर करना होगा। इसके लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक आया, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट आया और ये बहुत सिग्निफिकेंट माना जाता है कि आने वाले समय में जो वेस्टर्न डोमिनेशन है, वेस्टर्न डोमिनेशन की बात यहां पे हम किसे कहेंगे? यूएसए लेड। यूएसए का जो डोमिनेंस है उसको काउंटर करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए गए। उसके बाद आगे पढ़िएगा तो उसमें और भी कंट्रीज जोड़े गए। एक्सपेंशन की जब हम बात करते हैं तो इसका सिग्निफिकेंट फेज है। क्यों एक्सपेंशन ऐसे नहीं किया गया है? क्योंकि जब हम ब्रिक्स का कोर प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो इसमें ग्लोबल गवर्नेंस के साथ साथ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की बात की जाती है। तो ईरान का आना या सऊदी का आना, यूएई का आना, इथोपिया का आना, इजिप्ट, ये सब कंट्रीज का एक्सपेंशन होना ये शो करती है कि ब्रिक्स नाउ मूविंग फ्रॉम इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म टू जियोपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। ये बहुत सिग्निफिकेंट है ब्रिक्स को लेकर। पहले इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म था, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, बायलैटरल ट्रेडिंग करना, ये सब पे काम किया जा रहा था, म्यूचुअल बेनिफिट देना, ट्रस्ट बिल्डअप करना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग्स, ये सब काम किया जा रहा था। नाउ आफ्टर द एक्सपेंशन ब्रिक्स बिकेम ए जियोपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फ्रॉम देयर लास्ट वर्जन ऑफ इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म। तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है। आपको भी पता है हम जब एक्सपेंशन की बात करेंगे तो वही क्वेश्चन में पूछा गया है जियोपॉलिटिकल वेट, उसको भी हम लोग अभी यहां पे समझेंगे। एंड 2025 में ब्राजील में ये सबमिट हुआ था, उसमें कुछ कीवर्ड्स निकल कर आए थे, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए। तो 2025 द लेटेस्ट, और एग्जाम से पहले 2026 में ब्रिक्स सबमिट हो चुकेगा भारत में, तो उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स डायरेक्टली आ सकता है। क्योंकि जब आप पुराने पेपर देखे होंगे अभी डीएसओ का, तो G20 सबमिट को लेकर पूछा गया।
तो G20 समिट के एकदम डायरेक्टली सवाल आया, तो ब्रिक्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2025 में ब्रिक्स में क्या क्या हाईलाइट्स थे? रिफॉर्मिंग अगेन ग्लोबल गवर्नेंस की बात की गई है, एआई गवर्नेंस की बात की गई है, ग्लोबल ट्रेड, इनोवेटिव इकोनॉमिक टूल्स, ह्यूमन डेवलपमेंट, एंड दिस इज द ब्रिक्स प्लस को लेकर है। शुरुआती दौर में कौन था? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बाद में कौन कौन कंट्रीज जुड़े? इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया भी लेटेस्ट है, ईरान, सऊदी अरबिया और यूएई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 कंट्रीज का ये ब्रिक्स प्लस है। अब हम जब बात करेंगे कि ब्रिक्स का कोर प्रिंसिपल क्या है, जब हम कोर प्रिंसिपल की बात करते हैं तो यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्रिक्स का जो कोर प्रिंसिपल है, कोर प्रिंसिपल में तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। पहला, हम मल्टीपोलरिटी की बात करते हैं, ओवर हेजीमनी। ये टर्म क्यों बोला जा रहा है ब्रिक्स को लेकर? मल्टीपोलरिटी ओवर हेजीमनी, क्योंकि इस इंस्टीट्यूशन का जो जेनेसिस है, जो बेस्ड है, वो यही है कि हम यूएसए लेड इंस्टीट्यूशंस, यूएसए डोमिनेटेड यूनिपोलर वर्ल्ड को टारगेट करना चाहते हैं और ऐसा एक वर्ल्ड बनाना है जिसमें हम मल्टीपोलर को लेकर आगे, किसी का हेजीमनी नहीं चलेगा, सबके लिए है, वसुदेव कुटुंबकम, विश्व बंधु की बात की जाती है। ये एक सेंट्रिक पार्ट है ब्रिक्स का और भारत इसका फाउंडिंग मेंबर्स है। तो भारत ऑलवेज वोकल अबाउट द मल्टीपोलर, मल्टी अलाइनमेंट की बात करती है। दूसरा अगर हम बात करें तो फिनेंशियल सोवरेनिटी। फिनेंशियल सोवरेनिटी की बात क्यों की जा रही है कि अगेन अगर कोई इंस्टीट्यूशन से लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, उसका उस पर डोमिनेट किसका है? यूएसए का या वेस्टर्न पॉलिटिक्स का। उसको काउंटर करने के लिए यहां पे हम फिनेंशियल सोवरेनिटी की बात करते हैं। इसलिए आप ऑर्गेनाइजेशन देखे होंगे ब्रिक्स में, जिसको बोला जाता है ब्रिक्स बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक, या हम सीआरए की बात करते हैं। इसी न्यू डेवलपमेंट बैंक के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आपको भारत में देखने को मिलता है, जैसे मेरठ एक्सप्रेसवे या जयपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट, ये सब न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है भारत में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफॉर्म्स इन ग्लोबल गवर्नेंस। अब ये रिफॉर्म्स क्यों? कि आपको भी पता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डोमिनेट किसका है? यूरोपियन, यूएसए का, वेस्टर्न पॉलिटिक्स का। देयर इज नो कंट्री फ्रॉम साउथ अमेरिका, नो कंट्री फ्रॉम अफ्रीका, एशिया से इकलौता देश है चाइना। तो ये रिफॉर्म करना चाहती है ब्रिक्स की जितनी कंट्री कि अब समय आ गया है द मल्टी रिप्रेजेंटेशन की, और वो रिफॉर्म कहां करना चाहती है? ग्लोबल गवर्नेंस, जैसे यूएनएससी में, आईएमएफ में कोटा, ये सब पॉइंट्स लाना चाहती है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट कोर प्रिंसिपल्स। एक और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ये इंपॉर्टेंट कोर प्रिंसिपल है जो हमें हमेशा ध्यान रखना होगा रिगार्डिंग द ब्रिक्स। तो जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा हमेशा याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द ब्रिक्स, अब जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो ये चीज हमेशा है इंपॉर्टेंट कि ब्रिक्स, जब हमने इसके फैक्चुअल जब देखा था कि कैसे जेनेसिस हुआ, तो ये हमेशा एक कोर प्रिंसिपल बना रहा है ब्रिक्स को लेकर कि यूएसए का हेजीमनी को काउंटर करना है। ये ओपनली तो नहीं बोला जाता है, लेकिन इसलिए एक टर्म यूज किया जाता है इन द इंटरनेशनल रिलेशंस या ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड बिटवीन द लाइंस, क्या कहने की कोशिश की जा रही है। तो बेसिकली ये यूएस हेजीमनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न डोमिनेंस, और उसी वेस्टर्न डोमिनेंस से जो चीज निकल कर आ रहा है डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन का मतलब यह सिर्फ नहीं होता कि हमें यूएस डॉलर को यूज नहीं करना। डी डॉलराइजेशन का मतलब हो गया कि वी हैव टू सेट अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम
डॉलर यूज नहीं करना है। जैसे इंडिया और रशिया एक अलग अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम यूज करती है, रूपी रूबेल मैकेनिज्म, जैसे लोकल करेंसी स्वैप, ये सब टेक्नोलॉजी अगर आप यूज कीजिएगा, सिस्टम यूज कीजिएगा, तो आप डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन। तो these all are the important points regarding the de-dollarization। तो ब्रिक्स हमें क्या करना है, यूएस हेजिमनी को ब्रॉड वे में हम बात करेंगे वेस्टर्न डोमिनेंस, और वेस्टर्न डोमिनेंस में हमें डी डॉलराइजेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसी में हमें ग्लोबल गवर्नेंस को रिफॉर्म करना, और ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आता है। अब जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, जो अभी हमने शुरुआती दौर में देखा था, अभी ब्रिक्स का एक्सपैंड इन द जियोपॉलिटिकल वेट। तो अब ये जियोपॉलिटिकल वेट में कि पहले ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस में क्या अंतर है, तो ये जियोपॉलिटिकल वेट में पॉपुलेशन, ग्लोबल जीडीपी, ट्रेड, ऑयल रिजर्व कितना है, ब्रिक्स प्लस में ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इंटरनल कोहेरेंस। तो व्हेन वी स्टार्ट विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट वी हैव टू राइट द इंट्रो, और इंट्रो ऑर्गेनाइजेशन हो या इंटरनेशनल रिलेशंस हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंट्रोडक्शन, जो इंटरनेशनल रिलेशन में आप कोड के साथ शुरू करें। तो इसका जो बेस्ट इंट्रो क्या हो सकता है, when we talk about the introduction, BRICS is not about replacing one hegemony BRICS is not about replacing one hegemony with another, but it is a balancing of economic platform and fulfill its country स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब ये हम टर्म क्यों यूज कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, क्योंकि भारत एक तरफ ब्रिक्स में भी है, भारत एक तरफ क्वाड में भी है, भारत एक तरफ एससीओ में भी है, तो भारत के साथ यूएसए के स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है। तो ये एक तरीके से किसी के हेजिमनी को रिप्लेस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं लाया गया, बट ए बैलेंस इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म, और जो आगे बढ़कर एक जियोपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बन चुका है, जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ग्लोबल गवर्नेंस की बात करता है। और यहां पे हर देश का एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को ध्यान रखा जाता है। फॉर दैट रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपोलैरिटी इन द ब्रिक्स। तो कोर प्रिंसिपल्स की हम जो बात कर रहे थे, तो उसमें मल्टीपोलैरिटी ओवर हेजिमनी की बात करें, इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ। और जब हम इसके जियोपॉलिटिकल वेट की बात करते हैं, हम जब जियोपॉलिटिकल वेट की बात करते हैं, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। जियोपॉलिटिकल पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्रिक्स प्लस 49.5% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, यही दिखाता है जो जियोपॉलिटिकल वेट। दूसरा 37% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 27% of global trade, and around 41% of क्रूड ऑयल रिजर्व। तो ये जो क्रूड ऑयल रिजर्व जो नया एक पॉलिटिकल वेट बढ़ाता है, इसी के कारण ब्रिक्स बहुत सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। आफ्टर द एंट्री ऑफ यूएई, आफ्टर द एंट्री ऑफ सऊदी अरबिया, इजराइल, इथियोपिया, इजिप्ट, और यहां तक वेनेजुएला इज वेरी ईगर टू ज्वाइन ब्रिक्स। जो वेनेजुएला में जो क्राइसिस आप देख रहे हैं, वहां पे जो यूएसए के द्वारा अपना एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी चलाया गया, इसलिए अगर वेनेजुएला इंटर कर जाता है ब्रिक्स में, तो ब्रिक्स का जो कोर प्रिंसिपल है टू काउंटर यूएस हेजिमनी,
to counter de-dollarization. These all are can easily implemented through this BRICS organization. तो सिर्फ एक प्रभाव डालने के लिए यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें समझना होगा। सिर्फ टेररिज्म या ड्रग्स, ये कार्टर, ये सिर्फ मैटर नहीं कर रहा था, ये भी बहुत था कि वेनेजुएला इज वेरी ईगर टू ज्वाइन ब्रिक्स। और ईरान, यूएई, ये सब के आने के बाद दुनिया का 41% क्रूड ऑयल रिजर्व अब हम ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में। नाउ ब्रिक्स प्लस बिकेम मोर पावरफुल देन ओपेक प्लस आफ्टर correlate with the oil reserves. So this shows the geopolitical weight. अब जब हम जियोपॉलिटिकल वेट की बात करते हैं तो इसमें अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आ जाता है कि क्यों और जियोपॉलिटिकल वेट में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना आपको, तो एक तो वो स्ट्रक्चर याद रखिएगा, आफ्टर दैट मोर रिप्रेजेंटेटिव्स। मोर रिप्रेजेंटेटिव्स हम क्यों बात कर रहे हैं? आफ्टर द एंट्री ऑफ ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई, इथोपिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया। अब इसका फायदा बहुत हुआ ना, जब $100 बिलियन रखा गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का रिजर्व आफ्टर द एंट्री ऑफ यूएई एंड सऊदी अरबिया। इनके पास अपना सॉवरेन वेल्थ फंड है जिसके कारण एनडीबी का रिच ज्यादा बढ़ेगा। अगेन एनडीबी अलग तरीके से काम करती है, यहाँ पे कोई कोटा फंडामेंटल्स नहीं है जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में यूज किया जाता है। इसलिए ब्रिक्स इज नेवर बिकेम ए हेजीमनी ऑफ सिंगल कंट्री। तो ये ब्रिक्स को सबसे अलग बनाता है। फॉर दैट रीजन ब्रिक्स ऑलवेज वर्क फॉर ग्लोबल गवर्नेंस एंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। दूसरा पॉइंट हमेशा याद रखिएगा इसमें, स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग। स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग ये भी एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएसए को काउंटर कर रहा थ्रू देयर टैरिफ, वो सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद यूएस के डोमिनेंस के साथ साथ एक ट्रेड, मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स की बातें करते, तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थर्ड इंपॉर्टेंट बॉडी में क्या आएगा? ग्लोबल गवर्नेंस। इसी सब के कारण इसका जियोपॉलिटिकल वेट बढ़ा है। Now they demand for the reforms in the UNSC, IMF quota. So this is increase the geopolitical weight. अब इंटरनल कोहेरेंस की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? हम जब इंटरनल कोहेरेंस की बात करेंगे तो इसमें याद रखिएगा ब्रिक्स में कुछ दिक्कत भी है, कुछ लिमिटेशन है। सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है, डाइवर्जेंट जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट। डाइवर्जेंट जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट। क्यों? कि एक तरफ भारत क्वाड में है, भारत I2U2 में है, भारत के साथ यूएसए के बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है, यूएसए इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। जियोपॉलिटिकल डाइवर्जेंट है। चाइना का अलाइनमेंट रसिया के साथ है। चाइना अगेन यहाँ पे अपना डोमिनेंस लाना चाहती है। चाइना यहाँ पे अपना एम्बिशियस प्रोजेक्ट BRI यूज करना चाहती है। तो ये यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्जेंट इश्यूज के कारण इंटरनल कोहेरेंस दिख रहे हैं। एक तरफ ईरान है, एक तरफ यूएई है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ सऊदी अरबिया है। तो ये इंटरनल कोहेरेंस पैदा कर दिया आफ्टर द एक्सपेंशन, आफ्टर द इंक्रीज ऑफ जियोपॉलिटिकल। तो समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल में आप यहाँ पे इंडिया चाइना दे सकते हैं। इंडिया चाइना के बॉर्डर इशू, एक तरफ आप वेस्ट एशिया के टर्बुलेंस में दिखा सकते हैं कि यूएई एंड ईरान, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बना हुआ है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर द एक्सपेंशन क्या क्या लिमिटेशन और कोहेरेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस पैदा हो चुका है। दूसरा आइडियोलॉजिकल। आइडियोलॉजिकल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि भारत का अलग सोचना, भारत अभी नहीं सोच रही थी कभी एक्सपेंशन चाहिए, लेकिन चाइना, रसिया, दे वांट टू एक्सपेंड ब्रिक्स, और भी एक्सपेंड करना चाहती है। चाइना चाहती है कि पाकिस्तान यहाँ पे इंटर करे, लेकिन भारत इस चीज के एकदम खिलाफ है। तो ये सब चीजें, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा कोऑर्डिनेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, कोऑर्डिनेशन एंड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पर इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इसका कोई चार्टर नहीं है।
The rules and regulation are not binding, not mandatory. For that reason, it is very tough to coordinate with among all the members. और जब आपको भी पता, जब चार्टर नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल डिजाइन नहीं है, तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर बनता है इंटरनल कोहेरेंस। एंड आफ्टर द एक्सपेंशन एक म्यूचुअल डिसीजन लेने में भी टफ होता है। तो दिस ऑल आर द इंटरनल कोहेरेंस आफ्टर द इंक्रीज ऑफ जियोपॉलिटिकल वेट ऑफ ब्रिक्स। ओके, अब भारत के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स? तो भारत की जब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टी अलाइनमेंट। हम मल्टी अलाइनमेंट की बात करते हैं। वॉइस ऑफ भारत चैंपियन है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। दूसरा, चैनलाइजिंग द डोमिनेंस ऑफ चाइना। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जहां पे आपको पता होना चाहिए कि क्यों इतना सिग्निफिकेंस है। डीडॉलराइजेशन एंड फाइनेंशियल सॉवरेनिटी, फाइनेंशियल सॉवरेनिटी। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया। स्ट्रेटेजिक, यहां पे स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हैं टर्मिनोलॉजी फॉर काउंटरिंग चाइना। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरिया जो आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। ठीक, अब हम बात करेंगे इसमें वे फॉरवर्ड के साथ साथ आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है। तो आप वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं यहां पे। तो वे फॉरवर्ड में सबसे जो जो चैलेंजेस है उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो सबसे बड़ा कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द ब्रिक्स, डायलॉग, म्यूचुअल ट्रस्ट। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिगार्डिंग द ब्रिक्स। तो अगर हम फिर से एक बार रिकॉल करें, क्वेश्चन को ध्यान से हम पढ़ें, तो कैसे आपको डील करना है। वी हैव डिस्कस एवरी पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, और ब्रिक्स के बारे में भी हमने पढ़ा। तो ब्रिक्स को लेकर जो क्वेश्चन पूछा गया है, जियोपॉलिटिकल वेट, हमने इस पॉइंट को समझा। इंटरनल कोहेरेंस एंड क्रिटिकली इवैल्यूएट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीसेंट डिबेट्स विद इन द ब्रिक्स। उसके बाद कैसे ब्रिक्स सारा इंपॉर्टेंट चेंजेस हमने देखने को मिला, और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, एक एक पॉइंट को समझा। एक सिग्निफिकेंट चीज हमेशा याद रखिएगा जो आने वाला समय में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। कंक्लूजन, ब्रिक्स एक्सपेंशन हैज अनडिनाइबली स्ट्रेंथेंड इट्स ग्लोबल रिलेवेंस बाय इनहांसिंग इट्स डेमोग्राफिक, क्योंकि ये डेमोग्राफिक बढ़ाया गया, इकोनॉमिक बढ़ाया गया, रिप्रेजेंटेशन स्पेशली एज ए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। However, growing diversity in the strategic priorities, regional rivalries had made consensus building more complex. तो this type of conclusion लिखना ही पड़ेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो या इंटरनेशनल रिलेशन में। आप ये भी यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे हम पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, ना कि कॉन्फ्रंटेशन। ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर का कोट है रिगार्डिंग द ब्रिक्स, कि ब्रिक्स इज ए ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेशन नॉट कॉन्फ्रंटेशन। तो आप कोट यूज कीजिएगा बाय द scholars, by the researcher regarding the political theories regarding international relations। तो आपको ये सब यूज करना होगा। और हम जब बात करेंगे 2026 समिट को लेकर कि भारत में जो होने वाला है समिट ब्रिक्स, ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लॉन्च ऑफ ब्रिक्स 2000 लोगो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो आपने देखा होगा लोटस सिंबल में ब्रिक्स का सिंबल लॉन्च किया गया कि 2026 का समिट क्या होने वाला है न्यू दिल्ली इंडिया में। उसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एस जयशंकर। ब्रिक्स में आप देखिएगा तो कुछ जो थीम है वो याद रखिएगा। थीम क्या है? द थीम फॉर इंडिया ब्रिक्स, बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, cooperation, sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Humanity First and People-Centric Vision for BRICS. So this is the theme of BRICS 2026 summit that was going to be held in India. So this is all about BRICS. One of the important question for upcoming examination BPSC means. तो ये 7वां क्वेश्चन है, हमने इसके हर पॉइंट्स को डिस्कस किया है। ऐसे करके हर दिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में भी डिस्कस किया जाएगा।
ये इस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस सीरीज को फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन से अगर आप फॉलो करते हैं तो आप देखिएगा आफ्टर द 7, 8, 10 डेज के बाद आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स में आपने कवर कर लिया है, एंड दिस ऑल टोटली करंट ओरिएंटेड थीम। ठीक, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप अच्छे से ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय।